नमस्कार। लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका स्वागत। मैं सुनील गुप्ता। आज हम चर्चा करते हैं एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल 22 जुलाई 2025 को जो एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। और जैसा कि हम हर वीडियो में कोई ना कोई जन सरोकार से जुड़े हुए किसी लीगल इशू पे बात करते हैं, जिससे आईओज का मतलब होता है, पुलिस ऑफिसर्स का मतलब भी होता है, यंग लॉयर्स का मतलब भी है, स्टूडेंट्स, सभी के लिए काम की चीज़ होती है। ऐसा ही एक मुद्दा है। पूर्व इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो अब रिप्लेस हो चुकी है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता का बहुचर्चित और विवादित सेक्शन धारा 498A, जिसे बोलचाल की भाषा में दहेज उत्पीड़न कहते हैं, और उसके काउंटर पार्ट जो बीएनएस में है वो है सेक्शन 85, 86। 85 में इसका पनिशमेंट है और जो क्रूएलिटी है वो 86 में डिफाइन की गई है। इसमें एक ऐसी धारा रही है जो कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमेंड करके ये आईपीसी में जोड़ी गई थी, वो उद्देश्य तो निश्चित रूप से बहुत हद तक प्राप्त हुआ है, लेकिन लगभग बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में इसका दुरुपयोग भी लगातार बार बार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, बड़ा एक सब्जेक्टिव विषय है। समाज में जो समाज की परिवारों की स्थिति है और जिस प्रकार से समय की रफ्तार के साथ आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हुए जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ, उसके कारण महिलाओं का उत्पादक कार्यों में प्रतिभागी बनना, मेरा कहने का मतलब है जॉब करना, चाहे वो सर्विस है, नौकरी है, चाहे अपना कोई प्रोफेशन है, शिक्षा और कुछ सामाजिक परिवेश, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे कि हमारा जो हिंदुस्तान का, हमारे समाज का जो एक पारंपरिक वैवाहिक संरचना थी, उसकी नींव कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। ये सत्य है, उसको सबको मानना पड़ेगा। उसके पीछे कोई जैसे भी कारण बताए, मैं कोई सोशोलॉजिस्ट की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, पुलिस का प्रैक्टिशनर होने के नाते, लंबे समय तक एज एएसपी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग खुद दहेज संबंधी मामलों या दहेज हत्या संबंधी मामलों की विवेचना करने का जो मेरा अनुभव रहा, और उसके बाद में उनका पर्यवेक्षण करना एज एसपी, एसएसपी, देन डीआईजी, आईजी और आईजी क्राइम। और उसके बाद भी जब जब मौका मिला, तो जब मैं ट्रेनिंग में था तो वहाँ भी मुझे पढ़ाने का एक मौका मिलता था। कई सारे स्पेशल कोर्सेज दहेज उत्पीड़न के बारे में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं पुलिस में, ट्रेनिंग एकेडमीज में। तो उस समय तो चर्चा का जो सार निकल के आया, किस पक्ष की गलती है, किसकी नहीं है, क्या है, एकदम अलग विषय है। मेरा कतई कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में शादियां असफल हो रही हैं, विफल हो रही हैं। 498A एक ऐसा प्रावधान रहा, जो मैंने बताया उसका काउंटर 85 बीएनएस है। वो एक ऐसा प्रावधान है कि जब सुलह समझौते की प्रारंभिक कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो अक्सर लड़की पक्ष के द्वारा, महिला के द्वारा, जिसको हम पीड़िता कह सकते हैं, इस धारा का, इस कानूनी प्रावधान का आश्रय लिया जाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, डाटा नहीं है कि जो पीड़ित महिलाएं आती हैं उनका जो आरोप होता है वो झूठा होता है, मिथ्या होता है, सारे मामले गलत, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े मामले, बहुत बड़ी संख्या में मामले सही होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इससे राहत भी मिली है। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि बहुत उतनी ही बड़ी संख्या में ऐसे ही मामले हैं जहाँ पर कि इसका दुरुपयोग किया गया है। ये कहा जाए कि उस दुरुपयोग में जाने अनजाने कभी कभी जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, उसका भी एक रुझान ऐसा देखा गया है, वो पीड़िता की ओर रहता है। ये एक सत्य है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना हो जाए। तो इन मामलों के बारे में इसकी बहुत सारी, वैसे तो पूरा लिटरेचर है इसमें, इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हो चुके हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर बहुत बार ये बात कही है कि ऐसे मामलों को पुलिस को और कोर्ट्स को एक अलग चश्मे से देखना चाहिए। और इसमें कई बार ऐसा कहा है
कि अरेस्ट शुड नॉट बी ए रूटीन, इस तरह की बातें कही। लेकिन जो कल जो जजमेंट आया उसमें एक ऐतिहासिक बात यह है कि 13/6/2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट से अपेक्षा की थी कि वो गाइडलाइंस बनाए, कुछ सेफगार्ड्स बनाए अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। उस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है, और ना केवल मोहर लगा दी है बल्कि पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई 6 FIR, 6 मुकदमे, क्रिमिनल केसेस सबको क्वैश कर दिया है। उनकी शादी को, डिवोर्स को ऑर्डर कर दिया है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जहाँ पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर्स इन टू इंश्योर जस्टिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन मेक ऑर्डर ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड इश्यूज। अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ, बैकग्राउंड भी इसकी बहुत रोचक है, उसके बाद गाइडलाइंस की बात करेंगे। ये जो केस है जिसमें ये जजमेंट हुआ है, इसमें जो पीड़ित महिला थी, जो कंप्लेनेंट थी, वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, 10 साल पुरानी शादी थी, और उनके द्वारा अपने पति और उनके परिवारजनों के विरुद्ध, जैसा मैंने बताया, अलग अलग कई सारी मुकदमे कायम किए गए थे, जिनमें विशेषकर एक था जो 498A, 307 और 376 IPC, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के भी कई सारे और मुकदमे उन्होंने कराए थे। उस मुकदमे में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिस पर कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के जजमेंट में जो गाइडलाइंस की बात की गई थी उस पर मोहर लगाई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे मैं आता हूँ, वो है कि ये गाइडलाइंस का जो सबसे पहला हाईलाइट है वो है कि जब भी कोई FIR लिखाई जाए थाने में या कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होती है तो कोई इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगी एक्यूज की, बल्कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड उसको दिया जाएगा। कूलिंग पीरियड कहा गया उसको, जो कि 2 महीने का होगा। तो तात्पर्य यह हो गया कि 2 महीने तक एक्यूज की अरेस्ट नहीं होगी। जो इसकी हाईलाइट है, जो 13/6/22 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था और जिस पर मोहर लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल 22 जुलाई को, वो हेडलाइन ये है कि 498A के जो एक्यूज्ड हैं दहेज उत्पीड़न के, उनकी 2 महीने तक अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस 2 महीने में क्या होगा, ये बाकी गाइडलाइंस, पहली गाइडलाइन मैंने बता दी। बाकी गाइडलाइंस क्या होंगी कि हर जिले में एक FWC, फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा, और वो फैमिली वेलफेयर कमेटी को इस तरह की FIR रेफर कर दी जाएगी, या कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को अगर मिलती है कि FWC, जिसको हम कहेंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी, वो दोनों पक्षों के 4 बुजुर्गों को, एल्डरली पर्सन्स को समन करेंगी। उनके लिए अपीयर होना बाध्यकारी होगा, दे शैल अपीयर, जिनको समन होगा, और दोनों पक्षों को फिर बिठा के सेटलमेंट का प्रयास किया जाएगा। अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो इसके अनुसार, और अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर उस तथ्य का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट पुलिस अथॉरिटीज को, मजिस्ट्रेट को ये FWC भेज देगी। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं FIR, वो वहीं पे फाइनल होकर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और अगर कंप्लेंट केस है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में तो उसी स्तर पर उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से लिटिगेशन भी कम होगा, काफ़ी बड़ी संख्या में परिवारों को मदद मिलेगी। इसमें एक विशेष बात है कि ये प्राविधान उन FIRs पे होगा, उन मामलों पे होगा जहाँ पर के 498A या 85 BNS, जैसे मैंने बताया, उसके साथ धारा 307 लगी है ऐसी जिसमें इंजरी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, जिसमें कोई इंजरी नहीं हुई है। जैसे होता है ना कि फायर किया, मेरे कान के पास से निकल गया, तो लगी तो नहीं चोट। उस तरह के जो मामले हैं, जो कि 109 BNS में अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की जो परिभाषा है, इसमें हत्या का प्रयास हिंदी में उसको कहें तो उसमें आता है, ऐसे मामलों में, या कोई भी ऐसी धाराएं लगी हो जिनकी सजा 10 वर्ष से कम प्रावधानित है, उनमें ये सेटलमेंट का, कॉन्सिलिएशन का, मीडिएशन का एक प्रयास अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के माध्यम से किया गया। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जो कमेटी है FWC, इसका पोस्टिट्यूशन क्या होगा, इसमें कौन लोग होंगे। तो सबसे पहली बात,
कि जो FWC है उसमें ज़िले के हिसाब से या तो एक बन जाएगी या एक से ज़्यादा बन जाएंगी। बड़े ज़िलों में एक से अधिक भी हो सकती हैं, छोटे ज़िलों में एक बन जाएगी। उसमें 3 मेंबर्स होंगे और ये जो कमेटी होगी FWC, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी उसके अंडर में काम करेगी। और 3 मेंबर होंगे, जो इसका कामकाज होगा, जो इसके फंक्शन होंगे, उसका रिव्यू जो डिस्ट्रिक्ट जज ओब्लिक प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट होते हैं, जो कि जनरली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी होते हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। तो 3 मेंबर कौन होंगे? इनमें से एक होंगे कोई भी यंग एडवोकेट जिसकी 5 साल तक की प्रैक्टिस हो, और या फिर कोई यंग मीडिएटर, या किसी भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या NLU के 5th ईयर का सीनियर मोस्ट ब्राइट एकेडमिक रिकॉर्ड वाला स्टूडेंट, वो इसका मेंबर होगा। नंबर 2, एक सोशल वर्कर जिसके एंटीसीडेंट्स क्लीन हो, वो इसके मेंबर होंगे। और एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो उस इलाके के आसपास रहते हो और विलिंग टू कंट्रीब्यूट हो, वो इसके मेंबर होंगे। या किसी जुडिशियल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वाइफ भी इसकी मेंबर हो सकती है। तो ये जो इसकी कमेटी है वो उसका मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। जब भी कंप्लेन कोई आएगी मजिस्ट्रेट के पास या FIR होगी, तो सबसे पहला काम होगा कि वो इस कमेटी को उसको FIR को रेफर कर देंगे। जैसे ही वो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो 2 महीने के अंतर्गत 2 महीने के अंदर अंदर वो 4 जो सीनियर एल्डरली पर्सन्स हैं दोनों फैमिलीज़ के, उनको बुला के उसको सेटल करेंगे। उनको अपीयर होना बाध्यकारी है। एक खास बात है इसमें कि वो रिपोर्ट दे देंगे अपनी, वहाँ तक का मैंने आपको बता चुका कि जो कमेटी होगी FWC रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम जो पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहेगी। अब पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन आप पूछेंगे ये क्या है, तो इसका मतलब होता है जैसे कि सीन ऑफ क्राइम का विजिट, इंजरी रिपोर्ट तैयार कराना, मेडिकल रिपोर्ट अगर कोई उसमें ऐसा एलिगेशन उसको तैयार कराना, और स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस का रिकॉर्ड करना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब चलती रहेंगी, लेकिन अरेस्ट नहीं होगी। तो ना ही कोई कोर्सिव एक्शन होगा, जैसे प्रोक्लेमेशन होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, कुर्की जिसको बोलते हैं। और जो रिपोर्ट ये देंगे, अगर सेटलमेंट होता है तो उसके अनुसार ही मजिस्ट्रेट को या पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया उस पर कंसीडर करेंगे। और अगर उसमें उनकी ओपिनियन के हिसाब से अगर सेटलमेंट हो गया है तो उसको मामले समाप्त कर देंगे। अब विशेष बात इसमें यह है कि यद्यपि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जजमेंट दिया है, ये काफ़ी राहत भरा होना चाहिए ऐसे दोनों ही परिवारों के लिए जहां इस तरह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की स्थिति है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि समय समय पर इस तरह के डायरेक्शंस आते रहे हैं जहां अरेस्ट को बड़ा एक कॉशियसली इसको एग्जीक्यूट करने की बात की गई है। 2017 में भी एक राजेश शर्मा के मामला हुआ था, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, गाइडलाइन जारी की थी इस तरह की। लेकिन फिर बाद में 2018 में सोशल एक्शन फोरम केस में उनको वापस ले लिया और ये कहा कि जो लेजिस्लेशन के जो गैप्स हैं उनको फिल करने का हमारा काम नहीं है। लेकिन अब दोबारा से ये लॉ को उन्होंने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया है। जैसा मैंने बताया कि ये बड़ा एक हाईलाइटेड केस था, और इससे बड़ा ये सिद्ध होता है कि जो ये प्रॉब्लम है, जो इस तरह की प्रॉब्लम है, ये ऑल परवेजिव है, बियॉन्ड द पेरिफेरीज ऑफ एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस। ये किसी भी परिवार में कहीं भी किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो बहुत संवेदनशील विषय है। इसके बारे में लीगल टिप्पणी तक ही मैं अपने को सीमित रखूंगा कि जो जजमेंट आया है उसमें क्या स्थिति उसके बाद बनती है। इस केस में जैसे मैंने बताया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस था, 2 केसेस थे, फिर डिवोर्स का, मेंटेनेंस का, क्रिमिनल केसेस। वो ऐसे ही होता है, जब वो शुरू होता है
लिटिगेशन शुरू होता है तो फिर वो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह की ही ओपिनियन देते हैं, कंसल्टेंसी होती है कि कई सारे फ्रंट्स पे एक साथ लिटिगेशन को ओपन कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल जुरिडिक्शन को उन्होंने इन्वोक किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये सवाल ये है कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बस 2-3 लाइन में कि पुलिस के लिए बहुत डिलेमा होता है। मतलब सभी कोई सामाजिक प्राणी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं या जज साहब जो बैठे हैं कोर्ट में, सभी लोग समाज में ही रहते हैं, सबके परिवार भी हैं, सारी बातें समझते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो फैसले होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो तथ्य और सबूत के आधार पर होती है। तो कभी कभी पुलिस को बड़ा डिलेमा फेस करना पड़ता है इसमें, बड़े धर्म संकट की स्थिति होती है। कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद भी चूंकि चलना सबूत के अनुसार है तो वैसी ही कार्रवाई करना मजबूरी होती है। और जो पार्टीज होती हैं, वो कंप्लेंट हो चाहे अक्यूज्ड हो, उनके मन में कभी कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के प्रति हो सकता है कुछ विपरीत अवधारणा भी बन जाती हो। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर कोई आईओ ये सोचकर कि जो एफआईआर है उसमें कोई तथ्य नहीं है और वो केवल फ्रिवलस है, उलझाने के लिए की गई है, और उसमें न्याय की कोशिश करता है, कहीं से सबूत उसको मिलते हैं, उनके आधार पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, और ऐसी स्थिति आती है कि वो उस केस को यदि समाप्ति की ओर ले आता है तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो कंप्लेंट साइड है वो फिर शिकायत करते हैं। वो सुपरवाइजरी सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जाते हैं, किसी और फोरम पे भी जाते हैं, जहाँ भी संभव हो सकता है। अब उसकी जब जांच होती है शिकायत की आईओ के विरुद्ध, तो उसमें भी फिर एक प्रवृत्ति इस तरह की होती है कि ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन का वैसे भी एक बेसिक एक अनरिटन लॉ है, या कहिए कि प्रैक्टिस है, या कहिए कि कार्डिनल प्रिंसिपल है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट अ डिफेंस काउंसिल। न्याय देना काम है उसका, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन की कमियां ढूंढने का काम उसका नहीं है। तो जनरली जो उसका जो रुझान कहिए या जो इन्वेस्टिगेशन का जो भाव होता है वो कंप्लेनेंट की तरफ होता है, एफआईआर की तरफ होता है, उसको प्रूव करने की तरफ होता है। एक और चीज़ ये भी हो जाती है इसमें, कभी कभी ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, मेरे अनुभव में आए हैं कि जब कुछ समय तक अगर आईओ ने, या एक बार हमने एक ज़िले में परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की थी बहुत पहले, करीब 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया। तो उसमें तो मामले आते थे, तो एक आध मामला बाद में पता चला कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जो कंप्लेनेंट पीड़ित महिला थी, उसने लगा कि मेरी जो कंप्लेंट थी, एफआईआर थी, उस पर तो कुछ हुआ नहीं, और उसने भावुकता के अंतर्गत या जो भी था, परेशानी थी, या और ज़्यादा टॉर्चर हो रहा होगा, या क्रुएलिटी हो रही होगी, और एक्सट्रीम कदम उठा लिया और कुछ सुसाइड जैसी घटना हो गई। उसमें फिर बड़ा एक डिलेमा की जो परिधि है और बड़ी हो जाती है, और उसमें फिर कई सारे इश्यूज रेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशल। फिर ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते होंगे, विशेषकर जो डिफेंस साइड पे है, कि साहब आईओज का जो रुझान है पुलिस का, या पूरी जो ऑलमोस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो प्रो कंप्लेनेंट है। तो उसके ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है कि इस तरह के एजम्पशंस हैं। अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अनुरोध आपसे, कृपया करके स्वयं और बाकी सबसे जो लोग इंटरेस्टेड हों ऐसे विषयों में, सनसनी पसंद ना हो, लेकिन थोड़ा जानकारी चाहते हो, ऐसे लोगों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।